ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। कोई शाम असीमित इंटरनेट पर बिताना ऐसा ही है जैसे आप 2 घंटे से कुरकुरे खा रहे हैं और आपकी भूख खत्म हो गई हो, लेकिन आपको पोषण मिला ही नहीं। ये किसने कहा है? किलफोर्ड स्टाल ने कहा है। बिगड़ते जलवायु संतुलन की तह। आजकल आप देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन की खूब चर्चाएं हो रही हैं और एक तरफ आप देख रहे हैं कि गर्मी का प्रकोप भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो दुनिया भर के पर्यावरण वैज्ञानिकों के समक्ष इस समय एक बड़ी चुनौती है। यह चुनौती है धरती की कोख में कार्बन का भंडार कम होने की, यानी मिट्टी में कार्बन की मात्रा कम जमा हो रही है। सामान्यतः यह किसी को जानकर अटपटा लग सकता है कि लेकिन सच यही है कि हमारी धरती वायुमंडल में कार्बन की मात्रा अत्यधिक होने के कारण जलवायु असंतुलन पैदा होने अथवा बढ़ने से बचाने के लिए अपनी कोख में जहरीले कार्बन जमा कर लेती है। ऐसा इसलिए कि जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से मनुष्य और जीव जंतुओं का बचाव हो सके। गौरतलब है कि मिट्टी में जमा होने वाले कार्बन की मात्रा वायुमंडल द्वारा सोखे जाने वाले कार्बन की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक होता है। कार्बन सोखने के मामले में वायुमंडल की अपेक्षा धरती की क्षमता 3 गुना अधिक होती है और इस प्रकार देखा जाए तो मिट्टी द्वारा कार्बन सोखे जाने की यह प्रक्रिया जलवायु संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खास बात यह भी है कि कार्बन अधिक से अधिक संग्रहित करने में मिट्टी अकेले ही भूमिका नहीं निभाती, बल्कि इसमें अनेक सूक्ष्म जीवों को भी बहुत बड़ी भूमिका होती है जो मिट्टी में घुल मिलकर रहते हैं और इसलिए हम सभी लोग धरती और सूक्ष्म जीवों के ऋणी हैं। हमें इनका आभार मानना चाहिए क्योंकि ये रात दिन परिश्रम कर वायुमंडल में कार्बन कम करने का कार्य करते हैं ताकि हमारे फेफड़ों की सेहत अच्छी बनी रहे। भारतीय संस्कृति में तो सदा से ही सभी जीवों और तत्वों के प्रति कृतज्ञ बने रहने और उनके साथ सम्मान, सहयोग, सहभागिता और सहायता के माध्यम से आगे बढ़ने की बात कही जाती रही है। हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जियो और जीने दो का तात्पर्य ही यही है कि हम एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए आपसी तालमेल के साथ जीवन यापन करें। उदाहरण के लिए मिट्टी के बिना उसमें घुल मिलकर रहने वाले सूक्ष्म जीवों का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। वही मिट्टी और सूक्ष्म जीवों के बिना मनुष्य आदि प्राणियों के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तात्पर्य यह है कि सृष्टि के सभी प्राणी एक दूसरे पर आश्रित हैं। पृथ्वी पर प्रयास सभी प्राणियों के लिए सुखमय जीवन जीने की अभिलाषा का मुख्य आधार ही परस्पर सभी जीवों और तत्वों के अस्तित्व को स्वीकार करना तथा उनके साथ पारस्परिकता के साथ जीना है और यही हमारे संस्कार हैं। श्रीमद्भागवत गीता श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंद में उल्लिखित जीवो जीवस जीवनम इसी बात का प्रमाण है कि इसे ही आधुनिक समाज में सह जीवन एवं सह अस्तित्व के रूप में जाना जाता है। सामान्यतः पारस्परिक निर्भरता वाले जीवों को एक दूसरे के साथ होने से लाभ मिलता है। शैवाल और कवक पारस्परिक सह अस्तित्व के अच्छे उदाहरण हैं। सहजीवन अन्य संस्कृतियों एवं विकसित समाजों के लिए भली ही एक नया शब्द और सिद्धांत प्रतीत होता हो, लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति का प्रधान तत्व ही यही है जो अनेक अवसरों पर विविध रूपों में पल्लवित पुष्पित होता रहा है। और सहजीवन का परिपोषक जियो और जीने दो केवल एक सिद्धांत नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन दर्शन है। क्या संपूर्ण जीवन दर्शन है? मनुष्य की जिज्ञासा से जुड़ा भारतीय मनीषा का यह कल्याणकारी दर्शन अनेक प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में समाहित है। जिन संस्कृतियों एवं समाजों की इस दर्शन में आस्था नहीं है वे अक्सर युद्धरत रहते हैं और अजरबैजान और अर्मीनिया का युद्ध, सूडान और म्यांमार में गृह युद्ध और चीन ताइवान का संघर्ष, हैती में गिरोहों का आतंक, फिलिस्तीन इजराइल और हमास युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध तथा अमेरिका इजराइल का ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है ना, ईरान से युद्ध इसके उदाहरण है। अब तक इन युद्धों और संघर्षों में बड़ी संख्या में निर्दोष लोग मारे जा चुके हैं और घायल भी हुए। जो बच्चे भी हैं उनका जीवन शायद अब पहले की तरह कभी नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार धरती की कोख में कार्बन का भंडार कम होने का प्रमुख कारण यही है कि मनुष्य ने जियो और जीने दो वाले
प्राचीन भारतीय जीवन दर्शन को नकार दिया है। कल्पना की जा सकती है कि यदि हम मिट्टी और इसमें पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के प्रति संवेदनशील होते हैं और अन्न की पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग न कर मिट्टी एवं सूक्ष्म जीवों की सूक्ष्म सुरक्षा के लिए समुचित कदम उठाए होते हैं, तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती। इस प्रकार हम जल और जलीय जीव जंतुओं के अस्तित्व की परवाह नहीं करते। नदियों तालाबों में कूड़ा कचरा और गंदगी डालकर उसे प्रदूषित करते रहते हैं। इसी संवेदनहीन व्यवहार का नतीजा है आज देश में कई जलाशय अपना अस्तित्व खो चुके हैं। आसमान में उड़ने वाले परिंदों के लिए भी हमारी संवेदना नहीं जागती, और अब जबकि मिट्टी में कार्बन की घटती मात्रा के कारण दुनिया भर में जलवायु संतुलन बिगड़ने लगा है, और तब वैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर गया और उन्होंने इस पर गहन शोध किया। अब उनका मानना है कि जलवायु में मिट्टी तथा सूक्ष्म जीवों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दरअसल हम जिस धरती पर चलते हैं वह केवल धूल से बनी मिट्टी भर नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा कार्बन बैंक है। पर्यावरण वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि मिट्टी में हवा वायुमंडल की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक कार्बन का संरक्षण होता है। यह कार्बन यदि मिट्टी में ही सुरक्षित रहे तो इससे हमारा जलवायु तंत्र संतुलित रहता है। वही यदि मिट्टी में संरक्षित कार्बन डाइऑक्साइड बनकर हवा में घुल मिल जाए तो मिट्टी के तापमान में तेजी से वृद्धि होगी। विज्ञान पत्रिका नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित शोध का प्रमुख निष्कर्ष यह है कि मिट्टी में कार्बन को सुरक्षित रखने में पानी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इस अध्ययन के अनुसार जब मिट्टी गर्म होकर सूख गई तब उसमें संचित कुल कार्बन का लगभग 12.2% हिस्सा मिट्टी से गायब हो गया है। अमेरिका में जमीन के 48 अलग अलग टुकड़ों को वैज्ञानिकों ने अपनी प्रयोगशाला बनाकर 12 वर्षों तक शोध करने के बाद पाया कि जब मिट्टी गीली थी तब उसमें मौजूद कार्बन की मात्रा में लगभग 6.7% की वृद्धि दर्ज हुई। और तात्पर्य है कि मिट्टी में जल की मात्रा जितनी अधिक होती है उसमें कार्बन को सोख कर अपने भीतर संरक्षित करने की क्षमता उतनी ही बढ़ जाती। हालांकि यह बदलाव पौधों के कारण नहीं बल्कि मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के कारण आता है। वैज्ञानिकों ने शोध के बाद माना कि गर्म और सूखे मौसम में सूक्ष्मजीव तनावग्रस्त रहते हैं। ऐसे में जीवित रहने के लिए वे कार्बन का अधिक उपयोग करते हैं और फिर उसे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हवा में छोड़ देते हैं। वहीं जब मिट्टी गीली होती है तो सूक्ष्मजीव कार्बन का कम से कम उपयोग करते हैं जो उनके विकास के लिए आवश्यक होता है, और इससे वायुमंडल में कार्बन कम हो जाता है और उसकी अधिक मात्रा मिट्टी में ही संरक्षित रहती है। साथ ही सूक्ष्म जीवों का पोषण भी बेहतर होता है। कार्बन का मिट्टी में सुरक्षित रहना सचमुच बेहद जरूरी है। क्या है? बेहद जरूरी है। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है, ये पाकिस्तान, चाइना है, ये मलेशिया, रूस, यूक्रेन, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये ईरान आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ आप लोगों को फारस की खाड़ी देखने को मिल जाएगी, ओमान की खाड़ी, यहाँ आप लोगों को हॉर्मुज जलडमरू देखने को मिल जाएगा। यहाँ इजराइल है, देखिए भूमध्य सागर है, लाल सागर है, ये लेबनान यहीं देखने को मिल जाएगा। ये यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी की राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। विवेक की शक्ति, याद देखिए हमारे समाज में बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि दूसरों की बात मानना, सबको खुश रखना और किसी को मना ना करना अच्छे संस्कार हैं। यह बात सही भी है क्योंकि सहृदयता और सहयोग मनुष्य को बेहतर बनाते हैं, मगर कई बार यही आदत हमें ऐसी स्थिति में पहुंचा देती है जहां हम अपनी इच्छाओं, अपने समय और अपनी मानसिक शांति को नजरअंदाज करने लगते हैं। ऐसे में जीवन हमें एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। कभी कभी ना कहना भी उतना ही जरूरी है जितना हाँ कहना है। ना कहना असभ्यता नहीं बल्कि यह अपने जीवन की सीमाओं और प्राथमिकताओं को समझने का संकेत है। जब हम हर किसी की बात मानते रहते हैं तो धीरे धीरे हमारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जाता है। हम ऐसे काम भी अपने लिए करने लगते हैं जो हमें थका देते हैं या जिसमें हमें कोई संतोष नहीं मिलता। मसलन कई बार हमें किसी शादी या समारोह में जाने का मन नहीं होता है क्योंकि हम पहले से थके हुए होते हैं या हमारे पास कोई जरूरी काम होता है, फिर भी हम केवल इसलिए चले जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। परिणाम यह होता है कि हम ना तो वहाँ पूरी खुशी से रह पाते हैं और ना ही अपने जरूरी काम पूरा कर पाते हैं। और इसी तरह कार्यस्थल पर भी अक्सर ऐसा होता है। मान लिया जाए कि किसी सहकर्मी को अपना काम
जल्दी खत्म करना है, इसलिए वह अपना कुछ काम हमें दे देता है। हम मना नहीं कर पाते और ठीक है मैं कर देता हूँ कह देते हैं। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और लोग यह मान लेते हैं कि हम हर बार तैयार रहेंगे। अंत में इसका असर हमारे समय प्रदर्शन और हमारी ऊर्जा पर पड़ता है। विद्यार्थियों के जीवन में भी यह स्थिति आम है। कई विद्यार्थी केवल दोस्तों के दबाव में आकर अनावश्यक गतिविधियों में समय बिता देते हैं। कभी घंटों मोबाइल पर बात करना, कभी बिना जरूरत बाहर घूमने जाना वे मना नहीं कर पाते और बाद में पढ़ाई का दबाव बढ़ जाता है। और इन छोटी छोटी परिस्थितियों में अगर हम विनम्रता के साथ ना कहना सीख लें तो जीवन कहीं अधिक संतुलित हो सकता है। ऐसा करना स्वार्थ नहीं है, यह स्व सम्मान और आत्म जागरूकता का प्रतीक है। जब हम अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और उन्हें स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं तो लोग भी धीरे धीरे उसका सम्मान करना सीखते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी ऐसे प्रसंग मिलते हैं जो ना कहने के महत्व को समझाते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह का जीवन इसका एक मार्मिक उदाहरण है। उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य और सिंहासन के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा ली। यह प्रतिज्ञा त्याग का अद्भुत प्रतीक थी, लेकिन कई बार वही प्रतिज्ञा उनके लिए बंधन भी बन गई। द्रौपदी के अपमान के समय भी अन्याय का खुलकर विरोध नहीं कर सके। यह प्रसंग हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कभी कभी गलत परिस्थिति में मौन रहना या मना नहीं करना भी अन्याय को बढ़ावा दे सकता है। स्वाभिमान के साथ कहा गया ना केवल व्यक्तिगत निर्णय है बल्कि इतिहास की दिशा भी बदल सकता है। इसी प्रकार राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन भी एक गहरी प्रेरणा देता है। राजमहल में उन्हें सभी सुख सुविधाएं प्राप्त थीं, फिर भी उन्होंने भोग विलास के जीवन को ना कहकर सत्य और ज्ञान की खोज का मार्ग चुना है। वहीं सिद्धार्थ आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और उनके विचारों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि ना कहना केवल अस्वीकार करना नहीं, यह अपने विवेक, आत्मसम्मान और जीवन की प्राथमिकताओं को पहचानने का संकेत है। जब हम हर अनुरोध को स्वीकार करते रहते हैं और तो धीरे धीरे हम अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाते, मगर जब हम सोच समझकर निर्णय लेते हैं तब हमारा जीवन अधिक संतुलित और सार्थक बनता है। हालांकि ना कहने का तरीका बहुत मायने रखता है। इसे कठोरता या फिर तिरस्कार के साथ नहीं कहने से अधिकतम सीमा तक बचना चाहिए। अगर हम शांत और विनम्र भाषा में कहें कि माफ कीजिए, इस समय मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा या फिर अभी मेरे लिए यह संभव नहीं है, तो सामने वाले को बुरा नहीं लगता और हमारी बात भी स्पष्ट हो जाती है। सच तो यह है कि जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए हमें यह समझना होगा कि हर अनुरोध को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। जब हम हर चीज के लिए हाँ कहते हैं तो धीरे धीरे हम खुद को खोने लगते हैं, लेकिन जब हम सही समय पर ना कहते हैं तो अपने जीवन की दिशा को बेहतर ढंग से तय कर पाते हैं। मना करने के लिए ना शब्द छोटा है, लेकिन इसकी शक्ति बहुत बड़ी है। यह हमें सिखाता है कि दूसरों की अपेक्षाओं के बीच भी अपनी खुशी, अपने समय और अपनी प्राथमिकताओं को महत्व देना जरूरी है। जीवन में सच्चा संतुलन तब आता है जब हम यह समझने पाते हैं कि कहाँ हमें आगे बढ़कर हाँ कहना चाहिए और कहाँ असहज के साथ ना कहना चाहिए। कभी कभी एक छोटा सा ना ही हमें अनावश्यक बोझ से बचाकर उस रास्ते पर ले जाता है जहां हम अधिक शांत, अधिक संतुलित और अधिक संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, उसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल है ना, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म, वहां डाल दी जाती है। सद्भाव की फिक्र। पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश की राजनीति में लोगों के बीच नफरत फैलाने वाले बयानों या भड़काऊ भाषणों के लिए जरिए सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश चिंता का कारण बनती रही है। ऐसे अनेक मौके सामने आए जिनमें किसी नेता पर राजनीतिक स्वार्थ साधने या फायदा उठाने की मंशा से ऐसी बयानबाजियां करने या नारे लगाने के आरोप लगे और जिससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ने की आशंका पैदा हुई। मगर ऐसे नेताओं को जहां कानून के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए था, वहां उनके प्रति पुलिस या शासन तंत्र ने एक तरह से नरम रवैया अपनाया। शायद इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर बढ़ते नफरती भाषण की समस्या से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। मगर इस मसले पर सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि वर्तमान कानून का ढांचा लोगों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या सार्वजनिक शांति को भंग करने वाली हरकतों से सक्षम तरीके से निपटता है और इसमें भारतीय दंड संहिता और अन्य संबंधित कानूनों के प्रावधान शामिल हैं। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। याद है, जाहिर है कि मौजूदा कानूनी प्रावधानों के संदर्भ में अदालत एक तरह से स्थिति स्पष्ट कर दी है, मगर इससे इतनी नफरत
इतर नफरती भाषणों के जरिए अगर लोगों के बीच विद्वेष फैलाने की कोशिश की जाती है तो इसकी नए सिरे से व्याख्या करने और उसे कानूनी दायरे में लाने की जरूरत है। इस संदर्भ में अदालत ने स्पष्ट किया कि अपराध की व्याख्या या उसे परिभाषित करना, सजा तय करना पूरी तरह विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे में अदालत केवल सुधारों की जरूरत की ओर विधायिका और कार्यपालिका का ध्यान खींच सकती है। अदालत की यह टिप्पणी अहम है। नफरती भाषणों के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं का शिकायत कानून के अभाव में नहीं बल्कि उसके लागू होने में कमी से पैदा होती है। ऐसी शिकायतें आम रही हैं और कि कानूनी प्रावधान होने के बावजूद कई मामलों में पुलिस या तो आरोपों की अनदेखी करती या फिर कमजोर धाराओं के तहत मामला दर्ज करती है। नतीजतन जिन गतिविधियों की वजह से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसके विरुद्ध कानून लाचार नजर आता है। दरअसल हाल के वर्षों में कुछ नेताओं ने न केवल लोगों की भावनाएं भड़काने वाले भाषण दिए, बल्कि इस बात का ख्याल रखना भी जरूरी नहीं समझा कि इससे देश में अलग अलग समुदायों के बीच सद्भाव को नुकसान पहुंच सकता है और विषम हालात भी पैदा हो सकते हैं। मगर ऐसे आपत्तिजनक भाषण देने वाले लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने को लेकर सरकारों के भीतर ईमानदार इच्छा शक्ति का अभाव दिखता रहा है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि इस तरह की प्रवृत्ति की अनदेखी करने या सुविधाजनक तरीके से कुछ नेताओं के नफरती भाषणों के प्रति आंखें मूंद लेने का नुकसान आखिरकार आम जनता और देश को उठाना पड़ेगा। शीर्ष अदालत ने भी इसी संदर्भ में कहा कि नफरती भाषण और अफवाह फैलाने से जुड़े मुद्दे सीधे तौर पर भाईचारे, गरिमा और संवैधानिक व्याख्या के संरक्षण से जुड़े हैं। कायदे से कुछ संवेदनशील स्थितियों के बावजूद अगर मौजूदा कानूनी प्रावधानों का दायरा सीमित है तो यह केंद्र और राज्य सरकारों पर निर्भर है कि बदलते परिदृश्यों तथा चुनौतियों के मद्देनजर आगे किसी ठोस कानूनी उपाय की जरूरत पर विचार करें। यह आप देखिए गहराती चुनौती। पश्चिम एशिया में युद्ध और उससे उपजे तनाव के कारण न केवल इसमें शामिल पक्षों के रणनीतिक मोर्चे पर बल्कि इसके असर की वजह से दुनिया भर में आर्थिक मोर्चे पर उथल पुथल मची हुई है। तेल और गैस की कीमतों में उछाल से ज्यादातर देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। ईंधन के लिए मध्य पूर्व के देशों पर निर्भरता के कारण आयात पर बढ़ रहे खर्च को संभालना इस समय कई देशों के लिए बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ा संकट यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच गतिरोध के कारण वैश्विक अस्थिरता और इससे उपजी समस्या जटिल होती जा रही है। नतीजा यह है कि इसका असर कई देशों पर पड़ा है। अनिश्चितता की वजह से एक और शेयर बाजार में अक्सर भारी गिरावट देखी जा रही है, उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं सोने चांदी के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके निवेशक आशंका में डूबे हैं। वे सुरक्षित निवेश के विकल्पों की ओर देख रहे हैं। जहां तक भारत का सवाल है तो यहाँ की अर्थव्यवस्था पर फिलहाल कोई बड़ा असर नहीं दिख रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में देश में तेल गैस की किल्लत में कि समानांतर औद्योगिक उत्पादन में कमी चिंता का विषय है। विकास की रफ्तार पर इसका असर पड़ेगा, इसका आकलन शायद बाद में आए, लेकिन आम आदमी के लिए मुश्किलें गहराने की ही आशंका है। अनिश्चितता भरे इस माहौल के बीच तेल आपूर्ति श्रृंखला के व्यवधान का प्रभाव दिखाई दे रहा है। फिलहाल वैश्विक आर्थिक परिदृश्य नाजुक स्थिति में अलग अलग स्तर पर जारी भू राजनीतिक संघर्ष का असर कितने स्तर पर पड़ेगा और अभी इसका स्पष्ट अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हालांकि इतना तय है कि पहले ही महंगाई क्रय शक्ति में कमी से परेशान आम लोगों पर दबाव बढ़ेगा। जिन देशों का वित्तीय ढांचा मजबूत है, ऊर्जा के विकल्प मौजूद हैं, वहां शायद स्थिति नियंत्रण में रहे, लेकिन जो देश इस मामले में बाहर से आपूर्ति पर निर्भर हैं, उनके लिए चुनौतियां गहरी होंगी। जरूरत इस बात की है कि वैश्विक पैमाने पर आर्थिक मोर्चे पर हो रहे व्यापक नुकसानों के मद्देनजर युद्ध और तनाव जैसे हालात को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सहित अन्य स्तर पर ठोस पहल हो। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो बता सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।